वेलकम बैक। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं। यानी कि मैं डेफिनेशंस की बात कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को रिफ्लेक्शन पता चल चुका है, रिफ्लेक्शन क्या होता है। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप बच्चों को रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता चल चुका है। और आप बच्चों को टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता चल चुका है। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में भी पता चल चुका है। ये चीजें हमने पता की हैं। अब फर्दर हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब मुझे आपको बताना है, एक तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। और प्यारे बच्चों मुझे आपको बताना है स्कैटरिंग के बाद डिस्पर्शन। तो पहले पढ़ेंगे डिस्पर्शन ही। डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। और उसके बाद स्कैटरिंग, डिस्पर्शन, इसके बाद एक डेफिनेशन है इंटरफेरेंस क्या होता है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होती है। और मुझे आपको बताना है पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या होती है। ठीक है, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, ये चीजें बतानी है। और उसके बाद हल्का सा लेंसेज का कंसेप्ट बताना है। और हाँ, वो तो मैं भूल गया, लेंस लेंस पढ़ाना है। और उसके बाद मुझे आपको रेनबो पढ़ाना है। ठीक है ना, ये पढ़ाने के बाद और इसमें पोलराइजेशन हो गया। हाँ, इसके बाद हमारा लाइट चैप्टर हो जाएगा एंड। ठीक है ना। अब आप में से जो बच्चा सीरियसली पढ़ाई कर रहा है वो सोच रहा होगा, सर आपने तो थोड़ी सी खाली जगह छुड़वाई थी। मुझे याद है, वो आज खत्म करेंगे। तो ये चीजें हैं, तो इसके बाद हम लाइट खत्म करेंगे। अब आपका लाइट चैप्टर फिर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लो। अब पहले मैं आपको ये बताऊं कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है। डिस्पर्शन, गौर से सुनना, क्या होता है डिस्पर्शन। देखो, डिस्पर्शन ऑफ लाइट की मैं पहले डेफिनेशन पढ़ के बताता हूं आपको। या पहले डेफिनेशन नहीं, मैं पहले आपको कंसेप्ट बताऊंगा, फिर बताऊंगा डिस्पर्शन क्या होता है। देखो प्यारे बच्चों, ये मैं पोर्शन ले रहा हूं ना, ये रेक्टेंगल का, ये एयर है। यहां पे लाइट आई तो लाइट ना हमें व्हाइट ही दिख रही है। यहां पे लाइट हमें कैसी दिख रही है, व्हाइट ही। बट जब लाइट को हम किसी मीडियम से गुजारते हैं, यानी कि प्रिज्म, ठीक है ना, सारे मीडियम नहीं, प्रिज्म, तो लाइट पड़ गई यहां। अब ये वाला मीडियम अलग है, ये वाला मीडियम अलग है। तो आपको मैं एक बात बताऊं, जो व्हाइट लाइट हमें दिखती है ये व्हाइट नहीं होती। इसमें वायलट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर होते हैं। कितने कलर होते हैं, 7 कलर। और हमें कैसे पता चला, ये बात सबसे पहले आइजैक न्यूटन को पता चली थी। और आइजैक न्यूटन ने बोला था ये बात आइजैक न्यूटन ने बोली कि लाइट में इतने कलर्स होते हैं। तो जब लाइट इस प्रिज्म से गुजरेगी तो ये जो वायलेट कलर है हमें अलग से दिखेगा। इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, रेड, ये हमें कलर अलग अलग से दिखेंगे। अब ये कलर हमें दिखेंगे क्यों, पहले यहां पे ही क्यों नहीं दिखे, यहां पे क्यों दिख रहे हैं। वो इसलिए प्यारे बच्चों सुनो, वायलेट कलर की स्पीड अलग होती है,
इंडिगो की स्पीड अलग होती है, ब्लू के चलने की स्पीड अलग, ग्रीन के चलने की, येलो के, ऑरेंज के, रेड के। तो अलग अलग कलर के चलने की स्पीड अलग अलग होती है, मगर कहां पे? अलग अलग मीडियम में, ना कि हवा में। यानी कि मेरी बात सुनिए, द स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में अलग अलग कलर की स्पीड अलग अलग होती है। बट हम वैक्यूम की बात करें तो यहां पे इन सब की स्पीड एक ही जैसी होती है, इसलिए यहां पे हमें दिखती है लाइट वाइट। बट जब लाइट किसी प्रिज्म से गुजरती है तो डिफरेंट कलर हैज डिफरेंट स्पीड। कोई कलर ज्यादा स्पीड के साथ चलता है, कोई कम स्पीड के साथ, तो हमें अलग अलग दिखते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन। अब आ जाओ डेफिनेशन पे। व्हाट इज डिस्पर्शन? तो आप अपनी नोटबुक पे लिखो डिस्पर्शन, और लिखो डिस्पर्शन ऑफ लाइट is the phenomena of splitting of beam of white light into its 7 constituent colors when it passes through transparent medium, ब्रैकेट में लिख देना प्रिज्म। ठीक है, जब लाइट क्या करती है, किसी प्रिज्म पे आके पड़ती है तो वो अलग अलग कलर में बिखर जाती है। इस लाइट के बिखरने को क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन बोलते हैं। क्या बोलते? डिस्पर्शन। पता चलिए आपको इतनी बात। अब मैं यहां पे आपको एक नोट भी लिखाना चाहता हूं। अब आप, मुझे ये उम्मीद है कि आप बच्चों ने डिस्पर्शन लिख दिया है। अब पेपर में डिस्पर्शन की डेफिनेशन नहीं आती है इतनी। अब आप लिखो नोट। तो मैंने आपको बोला हुआ है, मैं जो भी चीज नोट करके लिखाता हूं वो पेपर का हिस्सा होती है। ठीक है ना? तो नोट में लिखो, नोट नंबर 1, कॉज ऑफ डिस्पर्शन। आखिर डिस्पर्शन क्यों होती है? आखिर डिस्पर्शन क्यों होती है? तो कॉजेज ऑफ डिस्पर्शन में लिखो क्या? कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन सेम स्पीड। कलर्स ऑफ लाइट ट्रेवल्स इन सेम स्पीड। कहां पे? इन वैक्यूम। वैक्यूम में उनकी स्पीड क्या होती है? एक ही। मगर जब वो आते हैं किस पे? प्रिज्म पे। तो अब लिखिएगा आगे, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट इन, राइटिंग मेरी थोड़ी खराब है, इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन ना, स्पीड ऑफ कलर, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। इसलिए जो कलर ज्यादा तेजी के साथ चलता है वो आगे चला जाता है, जो कम तेजी के साथ चलता है वो पीछे रह जाता है। तो ये हो गया नोट नंबर 1 का। अगर आप पूछेगा कि बताओ डिस्पर्शन का कारण क्या है, तो वाई डिस्पर्शन अकर्स, बिकॉज, ये आंसर होगा, स्पीड ऑफ लाइट इज, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। सो जो ज्यादा जल्दी चलता है वो आगे चला जाता है, जो आहिस्ता जिसकी स्पीड होती है वो पीछे चला जाता है। अब नोट नंबर 2 देखो। नोट नंबर 2 बताने से पहले मुझे आपका एक कॉन्सेप्ट सिखाना है, वो कॉन्सेप्ट मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। क्या? देखो प्यारे बच्चों, लाइट जो है ना ऐसे भी चलती है, वेव नेचर भी है लाइट की, रे नेचर भी है, वेव भी है, बट अभी हम वेव की बात कर रहे हैं। तो अब मैं तो आपको वेव चैप्टर में पढ़ाऊंगा। ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूं, क्रस्ट। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ठीक है? तो ये एक क्रस्ट और एक ट्रफ के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, ये वाला,
इस डिस्टेंस को फिजिक्स में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। अब मैं वेवलेंथ के बारे में ज्यादा बातें तब करूंगा जब मैं आपको वेव चैप्टर पढ़ाऊंगा। तो वेवलेंथ बता दिया मैंने आपको। अब बस ये बेसिक चाहिए था मुझे ये दूसरा पॉइंट समझाने के लिए। क्या है दूसरा पॉइंट? दूसरा पॉइंट है कि रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है। एंड वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। अब मैं आपको एक बार बताता भी हूं कहांगे ये। देखो जब लाइट यहां से आती है ना, तो ये है रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट। जो रेड कलर है ना, इसकी स्पीड सबसे ज्यादा तेज होती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज्यादा तेज होती है। और जो वायलेट कलर है इसकी स्पीड जरा कम होती है, तो ये पीछे रह जाता है, ये ऐसे चलता है। तो इसकी रेड की वेवलेंथ क्या होती है? ज्यादा। ठीक है ना। अब चलते यहां पे। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। दो पॉइंट हो गए, यानी कि इसको तीन बिल बना दो। चौथा पॉइंट, रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा। क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो रेड कलर जो होता है, रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट, ये भी याद रख दो। रेड कलर जो है वो ट्रेवल करता है सबसे तेज, ट्रेवल्स फास्टेस्ट। एंड डेविएट्स लीस्ट, वो बहुत कम डेविएट करता है। ठीक है ना। चार पॉइंट। और पांचवा पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, जगह कम है। वायलेट कलर, यहां क्या लिखा? रेड कलर ट्रेवल्स फास्टेस्ट, तो वायलेट कलर ट्रेवल स्लो, यानी कि सबसे स्लो या स्लोवेस्ट लिख सकते। एंड डेविएट्स मोस्ट। ठीक है। एंड डेविएट मैक्सिमम या मोस्ट। अब प्यारे बच्चों, ये जो बातें मैंने लिखी हैं यही पेपर में आती हैं। मैं आपको पेपर जब सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया डिस्पर्शन के बारे में कुछ बातें। डिस्पर्शन के कारण क्या हैं? तो अगर हम बात करें लाइट के कलर्स की, तो वैक्यूम में उन सब की स्पीड एक जैसी होती है, इसलिए वैक्यूम में वो दिखते हैं सफेद, व्हाइट दिखते हैं। बट स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। तो जिसकी स्पीड तेज है, ज्यादा है, वो आगे चला जाएगा, जिसकी स्पीड कम है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है ना। तो अब जब लाइट चलती है प्रिज्म से, तो ये बिखरती है ना अलग अलग कलर्स में, इसी को बोलते हैं डिस्पर्शन। ठीक है ना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्पर्शन बोलते हैं। चलो, अब सबसे ऊपर कौन सा कलर आ गया? रेड। सबसे नीचे कौन सा है? वायलेट। तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ये बात याद रखना आपको। क्या? रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ। अगर समझ नहीं आया तो आप मुझे लाइव पूछिएगा, या मैं वेव चैप्टर में ज्यादा अच्छे से बताऊंगा। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड वायलेट कलर हैज मिनिमम वेवलेंथ। तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है वो ज्यादा तेज चलता है। रेड कलर हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एंड इट ट्रेवल्स फास्टेस्ट, बहुत तेज चलता है। और डेविएट करता है लीस्ट, बहुत पीछे, मतलब कम डेविएट करता है, बिखरता कम है। और वायलेट कलर जो है ये सबसे स्लो चलता है और डेविएट करता है सबसे ज्यादा। ठीक है। अब मुझे पता है आपको ना ये दो बातें इतनी ज्यादा क्लैरिटी के साथ समझ नहीं आई है। कौन कौन सी वाली? एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। बट ये सारा मैं क्लियर करूंगा। मैं पहले आपसे लाइव बात करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा आपको कहां कहां दिक्कत आ रही है, फिर उसमें हम दोबारा से डाउट करेंगे। क्लियर? ठीक है। अब इससे मिला जुला एक जो सवाल पेपर में आता है वो क्या? ये वाला, कि वाई सन अपीयर्स रेडिश। सूरज जो है वो रेडिश क्यों दिखता है मॉर्निंग में और इवनिंग में? ये क्वेश्चन आता है।
वाई सन अपीयर्स रेडिश ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। क्या क्वेश्चन आता? वाई सन अपीयर्स रेडिश नियर द हॉरिजॉन इन सन ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। अब मैं आपको ये बताता हूं, तभी मैंने आपको पहले ये पढ़ाया। देखो प्यारे बच्चों, मान लो सूरज यहां पे है। अगर सूरज यहां पे है तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। लंबा डिस्टेंस कौन सा है? एक तो ये वाला और दूसरा ये वाला। अब जब डिस्टेंस ज्यादा लंबा है तो वही लाइट आएगी ना जो ज्यादा दूर जाएगी। VIBGYOR। वायलेट तो डेविएट हो जाती है, यानी कि बिखर जाता है वायलेट कलर। तो वायलेट कलर ऊपर ही रह जाता है, ऊपर ही बिखर जाता है। इंडिगो थोड़ा नीचे, ब्लू थोड़ा और नीचे, और ग्रीन येलो ऑरेंज जरा और नीचे, और रेडिश कलर जो होता है सबसे दूर जाता है। और ये वाला डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सबसे लंबा है। तो सूरज लाल क्यों दिखता है? वाई सन अपीयर्स रेडिश बिकॉज ऑल अदर कलर्स हैव लेस वेवलेंथ and red color being red color having maximum wavelength travels maximum distance and deviates least। रेड कलर कम से कम डेविएट करता है और रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता। तभी जब सूरज चढ़ता और सूरज ग्रूव होता, सनसेट हो जाता, तो हमें रेडिश दिखता है, और दिन के टाइम में वो क्या दिखता है? सफेद, व्हाइट कलर दिखता है। ठीक है, चलिए। अब मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको अभी क्या पढ़ा दिया? डिस्पर्शन क्लियर करवा दिया है। ठीक है ना? डिस्पर्शन क्या होता है? व्हेन ए रे ऑफ लाइट passes थ्रू ग्लास प्रिज्म इट scatters into 7 colors। this colors is known as spectrum। इस कलर को स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं और इन कलर को बैंड ऑफ कलर भी बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। और डिस्पर्शन सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। अब डिस्पर्शन के बारे में क्या पॉइंट लिखा है मैंने आपको? वायलेट कलर स्लो होता है, कम डेविएट करता है, रेड कलर की ज्यादा वेवलेंथ, वायलेट की कम वेवलेंथ, रेड कलर ज्यादा तेजी के साथ चलता है। और मैंने डिस्पर्शन के कारण बताया आपको, स्पीड ऑफ डिफरेंट कलर इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, सो व्हेन लाइट passes थ्रू प्रिज्म इट डेविएट्स, कलर्स डेविएट होते हैं। इतनी बातें पता चल गई आपको? चलिए अब आगे पढ़ते हैं। ये पढ़ दिया हमने। अच्छा, एक चीज बच गई है अब, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब मैं आपको बता रहा हूं स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है। देखो प्यारे बच्चों, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही है, ये लाइट आ रही, ये लाइट आ रही, ये लाइट आ रही। ये बहुत जरूरी है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके बारे में पढ़ेंगे अभी हम काफी सारी चीजें। जब ये रे ऑफ लाइट पड़ती है इन मीडियम पार्टिकल्स में, डस्ट पार्टिकल, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर पे, तो लाइट बिखर जाती है। इस लाइट के बिखरने को बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूं, सुनो। When light encounters on matter, matter not only re-emits light in forward direction leading to absorption and refractive index, but it also re-emits light in all the direction। ठीक है ना? ये ऊपर वाली चीजें काम की नहीं है, सिर्फ ये चीज काम की है। यानी कि जब लाइट किसी पार्टिकल में पड़ती है तो वो उसको री एमिट करती है। इसी बात को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं? स्कैटरिंग। अभी आपको ना ये ज्यादा अच्छा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ये तो मैं लिखी हुई बात आपको सुना रहा हूं। अब मैं आपको अपना आइडिया बताता हूं क्या होता है रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग क्या होता है। देखो, वो तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, किताब की डेफिनेशन।
अब अगर किताबी डेफिनेशन बतानी होती तो मास्टर की जरूरत किस लिए पड़ती है आपको, ठीक है ना। देखो ये सन है, सन से रेज आ रही है, ठीक है, आ रही आ रही आगे रास्ते में छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, तो लाइट इन पे पड़ती है। जब लाइट इन डस्ट पार्टिकल्स पे पड़ती है तो लाइट क्या हो जाती है, बिखर जाती है। इस लाइट के बिखरने को बोलते हैं स्कैटरिंग। क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग। अब आपको डिस्पर्शन में और स्कैटरिंग में फर्क पता होना चाहिए। व्हाट इज डिस्पर्शन? Dispersion is phenomena of splitting of light into its constituent colors, यानी के 7 colors. When it falls on prism, जब लाइट प्रिज्म पे पड़ती है तो वो डिस्पर्शन है, बट जब लाइट पड़ती है पार्टिकल्स पे, उस प्रोसेस को बोलते स्कैटरिंग। क्या बोलते, स्कैटरिंग। अब प्यारे बच्चों स्कैटरिंग से भी बड़े सवाल आते हैं। तो स्कैटरिंग के बारे में तो एक बात आपको मैंने बोल दी, आप अब नोट करके लिखो, मैं लिखूंगा नहीं, आप लिखो। व्हाट इज स्कैटरिंग? स्कैटरिंग इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। क्या? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्मॉलर पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। अब स्कैटरिंग के बारे में आप एक नोट, 2-3 नोट लिख दो जो पेपर में आते हैं। स्कैटरिंग नोट नंबर 1 क्या है? नोट नंबर 1 लिखो, कलर ऑफ, अभी मैं बताऊंगा ना स्काई नीला क्यों दिखता है, और जब कोई इंसान जहाज पे बैठता है तो उसको आसमान काला क्यों दिखता है, हमें समंदर नीला क्यों दिखता है, वो अभी मैं बताने जा रहा हूं। कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट, कलर ऑफ स्कैटर्ड लाइट डिपेंड्स अपॉन scattering particles. Colors of scattered light depends upon scattering particles. यानी कि ये लाइट आ रही है, आगे कैसे पार्टिकल के साथ टकराई वो डिपेंड करता है कि लाइट का कौन सा कलर होगा। नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, क्या? इफ लाइट falls on particles having size, if light falls on particle having size smaller than wavelength of light। अब वेवलेंथ का 100% आपको आइडिया में वेव चैप्टर में दूंगा, अभी इसको अंडरलाइन कर दो। क्या लिखा मैंने? इफ लाइट फॉल्स ऑन पार्टिकल हैविंग साइज स्मॉलर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट it scatters ब्लू कलर। ठीक है, क्या स्कैटर करता है? ब्लू कलर। अब आप मुझे बताओ आसमान नीला क्यों दिखता है? वाई स्काई अपीयर्स ब्लू? क्या रिफ्रैक्शन की वजह से होता है? नहीं। क्या रिफ्लेक्शन की वजह से होता है? नहीं। क्या डिस्पर्शन की वजह से होता है? नहीं। क्या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है? नहीं। तो स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बट स्कैटरिंग में ब्लू ही क्यों? बिकॉज जब सूरज से लाइट आती है तो हमारे अपर एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी माइन्यूट, देयर साइज इज लेसर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो जब लाइट ऐसे पार्टिकल में पड़ती है जिनका साइज लाइट की वेवलेंथ से छोटा होता है तो लाइट स्कैटर करती है ब्लू कलर में, इसीलिए हमें आसमान दिखता है नीला। कैसा दिखता है? नीला। नोट नंबर 2। नोट नंबर नेक्स्ट लिख दो, मैं नोट नंबर 3 यहां पे लिखता हूं। क्या? इफ
light falls on particle having size larger than wavelength of light, having size larger than wavelength of light, then it scatters white light. कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। ठीक है, पता चल गया आपको इतना। अब इसमें कोई डाउट नहीं ना? चलें आगे। तो जब लाइट जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़े पार्टिकल के साथ टकराती है तो उसका कलर क्या होता है? व्हाइट। और जब बहुत ही छोटे पार्टिकल के साथ टकराती है तो कैसा होता है? ब्लू। ठीक है यहां तक। अब ये हो गया। अब आप मुझे बताओ, आसमान जहाज पे उड़ने हुए बच्चों को काला क्यों दिखता है? मान लो ये हमारी अर्थ है, ये ऊपर ये ट्रापोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। जो जहाज वगैरह होते हैं वो तो स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रापोस्फेयर या स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं। तो इससे ऊपर ज्यादा छोटे पार्टिकल्स नहीं होते। जब पार्टिकल होते ही नहीं, ना छोटे ना बड़े, तो कलर दिखता है ब्लैक। तभी हमें जहाज से ऊपर आसमान काला दिखता है, और अर्थ से दिखते हैं आसमान तो ब्लू दिखता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रापोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पार्टिकल्स मैटर्स होते हैं। ठीक है, तो वाई स्काई अपीयर्स ब्लैक टू द पैसेंजर सिटिंग ऑन एरोप्लेन बिकॉज above the aeroplane there are no particulate matters, there are no small dust particles and there is no scattering of light, इसलिए आसमान कैसा दिखता है? काला दिखता है। ठीक है यहां तक। तो प्यारे बच्चों, अब मैंने आपको ये, मैं देखता हूं मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया है। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी पढ़ा दिया, डिस्पर्शन ऑफ लाइट भी पढ़ा दिया है ना, पढ़ा दिया ना। अब मैंने आपको इंटरफ्रेंस नहीं पढ़ाया, अब मैंने आपको पोलराइजेशन नहीं पढ़ाया, मैंने आपको लेंस नहीं पढ़ाया, मैंने आपको रेनबो नहीं पढ़ाई। ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अब ये पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो इस लेक्चर में क्या करेंगे? लेक्चर 40 मिनट से कम कम ही होना चाहिए ताकि आप बच्चे आराम से पढ़ें। तो मैं टाइम नोट भी कर रहा हूं मुझे कितना पढ़ाना है। अब प्यारे बच्चों, याद करो वो दिन। क्या? याद करो वो दिन, वो लम्हा जब मैंने आपको मिरर्स पढ़ाना शुरू किया था और मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में कुछ थोड़ा सा बताया था, और मैंने बोला था जगह खाली छोड़ो, यहां पे हम आने वाले टाइम पे कुछ चीजें पढ़ेंगे। आज वो लम्हा आ चुका है हमारी जिंदगी में। ठीक है, चलो तो लिखो प्लेन मिरर के बारे में। पॉइंट नंबर 1, क्या होता है प्लेन मिरर? एनी मिरर, एनी मिरर whose reflecting surface, any mirror whose reflecting surface is plane, जिसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस प्लेन हो, is called, क्या बोलते उसको? उसको बोलते प्लेन मिरर। नोट नंबर 1 हो गया, और नोट नंबर 2। प्यारे बच्चों, नोट नंबर 2 लिखो। क्या? चलो थोड़ा मोटा लिखते हैं। क्या? नोट नंबर 2, प्लेन मिरर ऑलवेज, क्या? प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स virtual erect and इक्वल साइज इमेज। इक्वल साइज इमेज का मतलब होता जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज बनती है। ये सारी बातें नोट करने वाली हैं, ये
बहुत ही जरूरी बातें हम आपको पढ़ा रहे आज, ठीक है ना। अब आप सोचोगे मास्टर ये तो आप पहले दिन ही बता सकते थे, पहले दिन ही बता सकते थे तो आज काहे इतना लंबा लटका के रखे हो, आज बताए हो। तो प्यारे मुझे जरा ठंड रखो ना, अभी बताते हैं हम आपको, ठीक है ना। बताते नई चीज भी बताऊंगा मैं। तीसरा पॉइंट क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ इमेज इनसाइड मिरर, ठीक है ना। यानी कि देखो ये मिरर है, ये आप खड़े हो गए, ये आपका थोबड़ा है, ये डिस्टेंस मान लो 3 मीटर है, ये मिरर है और ये मिरर के बीच जो आपका थोबड़ा बनेगा वो भी 3 मीटर पर ही बनेगा। अब चाहे आप फाउंडेशन लगाओ, फेयर एंड लवली लगाओ और फलाना ढिमका जो मर्जी लगाओ, जितना थोबड़ा बड़ा शीशे के आगे है उतना ही मिरर के बीच भी बनेगा। ये नहीं कि फाउंडेशन लगा दी तो चलो मिरर मुंह बड़ा दिख जाएगा, ऐसा नहीं है। फेयर एंड लवली लगा दी तो मुंह बड़ा दिखेगा, ऐसा नहीं है। ये सब ख्याली बातें हैं, ख्याली पुलाव है, ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे बातें करते हैं ना जरा, और अच्छे वाली बातें। इसको मैं इरेज करता हूं, यहां लिखता हूं। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें पढ़ाने वाला हूं जो मैं उस वक्त आपको समझा नहीं पाता। अगर मैं आपको वहां पे पढ़ाता ना, जब मैंने आपको मिरर पढ़ाया था पहले दिन, तो तब मैं आपको समझा नहीं पाता। अब पढ़ाऊंगा, अब आपके जहन से आवाज निकलनी चाहिए, सर वाह बढ़िया, मजा आ गया, लग गया कि आप तजुर्बे वाले मास्टर हैं। तो क्या नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट ये उसी को कंटिन्यू, लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है ये, लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन हो या मैग्निफिकेशन एक ही है, एक ही बात है। प्रोड्यूस्ड बाई, सॉरी कनकेव नहीं, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाई प्लेन मिरर इज, बताओ जरा आप मुझे इसका जवाब। लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज, मैं चाहता हूं ये आपको काम दे दूं घर के लिए मगर नहीं। इज क्या होगी, 1, क्या होगी 1। समझ आ गया आपको, चलें आगे, चलो चलते आगे। अरे नहीं, मैं आगे नहीं चलूंगा, मुझे पता है मेरे बच्चों को अभी समझ नहीं आई है। अगर मैं ये ना जान पाऊं कि आपको समझ नहीं आई है तो मेरा तजुर्बा किस काम का। मैं समझाऊंगा ना, देखिए पहले मैं बनाता हूं एक डब्बा, ई बना दिए हम एक डब्बा। इस डब्बे में हम आपको समझाएंगे कि मैंने यहां पे ई का लिखा है। देखो मैं बात कर रहा हूं कनकेव मिरर की, इसकी कनकेव। तो कनकेव मिरर में ऐसा भी तो होता है ना कि ऑब्जेक्ट छोटा हो इमेज बड़ी बन जाती है, होता है ना। ऐसा भी तो होता है ना कि ऑब्जेक्ट बड़ा हो और इमेज छोटी बन जाती है। मान लो ऑब्जेक्ट है 2 मीटर और इमेज बनी 4 मीटर, तो मैग्निफिकेशन का क्या फार्मूला होता है, रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू दी ऑब्जेक्ट, यानी कि 4/2, तो आएगा आंसर 2। इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या हुई, 2, मैग्निफिकेशन बड़ी हो गई, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी ऐसा होता है, मगर अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया, प्लेन मिरर के केस में मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया है, क्या, ये वाला पॉइंट, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म इक्वल साइज इमेज, यानी कि प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, क्या लिखा मैंने, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, गलत लिख दिया मैंने, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म एंड इक्वल साइज इमेज। अरे कुछ गड़बड़ नहीं हो गया क्या, इसको ऐसे आना चाहिए था,
प्लेन मिरर, या ऐसे आना चाहिए था, इसको जरा ठीक कर दो, इसको ऐसे गलती होगी मेरे से, इसको ऐसे लिखो, इन प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इमेज, ऐसे लिख दो। या मैं इसको काटता हूँ जरा, मेरे से शायद गड़बड़ लिख दिया मैंने, देखो मैं इसको यहाँ फेयर करके लिखता हूँ, गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसे लिखो, मैं क्या बोलूं, थोड़ी अंग्रेजी में हाथ तंग है ना यार। कहना मैं ये चाहता हूं आपसे कि प्लेन मिरर में जितनी बड़ी इमेज होती है ना, उतना ही बड़ा ऑब्जेक्ट भी होता है। हाँ, अब आ गया मेरे जहन में, क्या लिखाना चाहिए मुझे आपको, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। कहां पे, इन 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 प्लेन मिरर, ठीक है। चलो देखो, अंग्रेजी में हाथ तंग गया और मेरे पास कोई रिसोर्सेज भी नहीं है ना, क्योंकि फिजिक्स जो सब्जेक्ट है ये मैंने काफी टाइम पढ़ाया है, तो फिजिक्स की सारी चीजें ना मैंने अपने खोपड़े में सेव कर रखी हैं, वहीं से निकालता हूँ और आपको बताता हूँ। आप कोई नोट वगैरह होते मेरे पास तो मैं आपको नोट भी दे देता, तो अब मैं चाहता हूं कि नोट आप खुद बनाओ, इसीलिए नोट दिए नहीं और बनाए भी नहीं मैंने, क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे, ये टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके नोट बना के देना तो फिर वो हो गई कि पढ़ाई को बेचने वाली बात हो गई। तो इसलिए मुझे पता है ना ये नोट नहीं देने हैं, तो अब मुझे जहन में नहीं था तो ये मैंने बता दिया आपको। अच्छा, अब मैं आपको ये समझा रहा था कि लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज वन कैसे होता है। तो प्यारे बच्चों, मान लो आप खड़े होगे मिरर के सामने, आपकी लेंथ है कितनी, मैं लिखता हूं 6 फीट, या जो भी है यार, आप मिरर के सामने 2 मीटर की कोई चीज खड़ी कर दो, तो प्लेन मिरर में उसकी इमेज भी 2 मिरर ही बनेगी। तो मैग्निफिकेशन क्या बनेगी, मैग्निफिकेशन साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज भी है 2 मीटर, ऑब्जेक्ट भी है 2 मीटर, मैग्निफिकेशन होगा 1। तो यही तो बात है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर इज 1। व्हाई, बिकॉज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। अब समझ आ गया। अब मुझे आपको ये बता के तसल्ली हो गई है, क्योंकि पढ़ाई का मतलब ये नहीं किताब से चीज देखी, नेट से चीज देखी और बच्चों को थोप दी, चलो जी ये लो, अब आप जानिए, आपका काम जानिए। मैंने आपकी सिलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेने की कोशिश कर रहा हूं, मगर ये ना हो आप पढ़ो कुछ भी ना, कोर्स में इनरोल हो गए हो और 3-4 महीने के बाद बोलो सर मुझे सिलेक्शन नहीं मिली। तो भाई मैं क्षमा चाहता हूं, मैं इतना बोल रहा हूं कि आप की साइंस को ना मैं सीधा कर दूंगा सवल्ला एक ही बार, मजा आने लगेगा आपको। चलो, अच्छा, ये पॉइंट हो गया, टाइम ज्यादा तो नहीं हो गया है। बस थोड़ा 3 मिनट और रुक जाओ मेरे साथ प्यारे बच्चों, प्लीज, आई एम वेरी सॉरी, कुछ पॉइंट रह गए हैं। क्या, एक पॉइंट रह गया है, और वो पॉइंट ये रह गया है कि द मिनिमम साइज ऑफ मिरर, द मिनिमम साइज ऑफ मिरर, मैं प्लेन मिरर की बात कर रहा हूं, मिरर टू ऑब्टेन, फुल इमेज must be must be half of that of object, must be half of that of object। यानी कि अगर हमारे सामने कोई चीज है 10 मीटर की, तो मिरर का साइज कितना होना चाहिए इसको पूरा देखने के लिए, कम से कम 5 मीटर होना चाहिए। अगर मिरर का साइज होगा 4 मीटर तो ये नहीं दिखेगी, ठीक है ना। अब ये फैक्ट है, इसको ऐसे ही मान लो, यानी कि द मिनिमम साइज ऑफ मिरर टू ऑब्टेन फुल इमेज मस्ट बी हाफ ऑफ दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए, ठीक है। चलो, अब प्यारे बच्चों मैं आपको एक बताने जा रहा हूं वो वाला पॉइंट जो सबसे ज्यादा जरूरी है, और जिससे मैं आपको समझ भी, आपके अंदर एक नई समझ लाना चाहता हूं, ठीक है ना, लाऊं कि नहीं। पहले एक छोटा सा क्वेश्चन में आपको मतलब दो पॉइंट रह गए, वेरी सारी, टाइम तो थोड़ा रह गया, बट 5 मिनट आज एक्स्ट्रा पढ़ लो। क्या, देखो, मान लो ये मिरर है, इस मिरर पे ये रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, आ रही। अब अगर हम इस मिरर को रोटेट करें एट एन एंगल ऑफ थीटा,
तो ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ना, ये वाली, ये 2 थीटा एंगल पे रोटेट करेगी, डबल रोटेट करेगी। ठीक है ना, मैं अब लिखने जा रहा हूं, इफ दी प्लेन मिरर is rotated at an angle of theta, at an angle of theta, ठीक है ना, then reflected ray will be rotated at an angle to theta, वो डबल रोटेट करेगी। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगा, ठीक है ना। ये प्लेन मिरर के बारे में पॉइंट, ये वाला 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 पॉइंट, ठीक है ना। अब देखिए, एक पॉइंट बच गया है आखिरी, और वो मैं आपको समझाऊंगा, और फिर हम इसको आज खत्म करेंगे। आखिरी पॉइंट है और बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मैं आप बच्चों को पूछ रहा था सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है, सर्कल क्या होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया कनकेव मिरर, गौर से सुनना, और ये सबसे आखिरी पॉइंट है और बस इसके बाद कुछ नहीं है। ये मैंने बनाया मिरर, कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर का। अब आप मुझे बताओ इसका सेंटर कहां पे है। मैं 3 पॉइंट लगाता हूं, एक पॉइंट लगाता हूं, इसको लिखता हूं 1, एक पॉइंट लगाता हूं, ये इसको लिखता हूं 2, एक पॉइंट लगाता हूं, ये इसको लिखता हूं 3। अब आप मुझे बताओ इस मिरर का सेंटर कौन सा होता है, बताओ 1 है, 2 है या 3 है। क्या 1? अरे 1 सेंटर नहीं होता, क्या हो गया आप बच्चों को, 1 को पोल बोलते हैं। गुस्सा दिलाते हो आप, इतना पढ़ा पढ़ा के आप पहुंच गए 1। कल बताता हूं आपको, सामने आओ एक बार। इसको 1, इसका सेंटर है 2। हाँ वेरी गुड, आपने सही बोला, वेरी गुड बच्चा, ये आपने सही बोला है। अब आपकी जो भी देख रहा है उसने सही बोला है, चलो ये मेरा तजुर्बा है। तो इसका सेंटर क्या है, 2। अब मैं बात कर रहा हूं कन्वेक्स मिरर की। पॉलिश कहां किया, यहां से, तो जहां से मर्जी पॉलिश करो ना, सेंटर तो अंदर ही होगा ना, यहां पे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिर ये सेंटर क्या होता है। क्या सेंटर क्या होता है, देखो मैंने बना दिया ये सर्कल, ठीक है ना, सर्कल बना दिया। अब प्यारे बच्चों, अब आप मुझे ये बताओ कि मैंने ये पॉइंट, ये देखो सर्कल की डेफिनेशन ही बता देता हूं, या सेंटर की डेफिनेशन बता देता हूं। एक ऐसा पॉइंट, क्या, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट का फिगर के हर पॉइंट से डिस्टेंस बराबर हो। आप मुझे बताओ, अगर ये वाला डिस्टेंस है 5 मीटर, तो बताओ ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूं ये भी 5 होगा, ये वाली क्या होगी, ये भी 5 होगी, ये क्या होगा, ये भी 5 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 होगा, ये सारे के सारे होंगे 5। तो तभी इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल। अब मैं सेंटर की डेफिनेशन पढ़ाने जा रहा हूं। व्हाट इज सेंटर, सेंटर इज अ पॉइंट which lies at equidistance from all the points। इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट बराबर, इस पॉइंट से ये पॉइंट बराबर, इससे ये बराबर, इससे ये बराबर। ये डेफिनेशन आपने 6ठी क्लास में पढ़ी है, 6th क्लास में। व्हाट इज सेंटर, सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट का डिस्टेंस इस सरकमफ्रेंस से बराबर की दूरी पे हो, हर जगह हर एंगल पे बराबर की दूरी पे हो, उसको बोलते हैं हम सेंटर। अब ट्राइंगल में सेंटर क्यों नहीं होता, मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, ये डिस्टेंस ज्यादा है और ये डिस्टेंस कम है, तो दिस इज नॉट ए सेंटर। सेंट्राइड, आर्थो सेंटर, इन सेंटर, ये तो पढ़ेंगे हम आगे कहीं ज्योमेट्री में। बट ट्राइंगल का सेंटर नहीं होता, सेंटर सिर्फ और सिर्फ होता है सर्कल का, और सफेयर का भी होता है, ठीक है ना। और हाँ, और क्या बोलते हैं उसको, स्क्वायर, स्क्वायर का भी होता है। अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूं, इतनी बातें क्यों की हैं, और वो पॉइंट मैंने ये पॉइंट वहीं लिखने हैं जहां पे जगह छोड़ी थी। ये प्लेन मिरर है, यहां से पॉलिश कर दिया। अब प्यारे बच्चों, आपका इम्तिहान है आज, एक ओरल टेस्ट है, मैं देखूं आपको मेरे से कितनी समझ आई है, कितना फायदा हुआ है।
आप मुझे बताओ इसका सेंटर क्या है। एक पॉइंट में लिखता हूं 1, एक लिखता हूं 2, एक लिखता हूं 3। बताओ मुझे इसका सेंटर क्या है। सोचो। अगर आप बोल रहे हो 1 तो गलत जवाब है। ये 1 सेंटर नहीं है, 1 इसका मिड पॉइंट है। क्या है? मिड पॉइंट। अगर आप बोल रहे हो 2 तो प्यारे बच्चों ये भी गलत जवाब है। इसका 2 भी सेंटर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर तब होता अगर इस पॉइंट से इस लाइन पे लगाया हुआ हर डिस्टेंस बराबर हो। ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है, तो ये भी सेंटर नहीं है। क्या ये सेंटर है? ये भी नहीं है। तो इन नटशेल में ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, ए लाइन हैज नो सेंटर। लाइन का कोई भी सेंटर नहीं होता। तो जब लाइन का कोई सेंटर नहीं होता तो तब प्लेन मिरर का भी कोई सेंटर नहीं होता। अब अगर प्लेन मिरर का कोई सेंटर नहीं होता तो ना हो भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो हम इसलिए पढ़ रहे हैं, बताओ मुझे, व्हाट इज फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? बताओ 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 बताओ। बताओ कि नहीं? चलो मैं बताता हूं क्या होता है फोकल लेंथ। सुनो, ये मिरर है, ये मिरर का पॉलिश कर दिया, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है फोकल लेंथ? डिस्टेंस बिटवीन, मैं दूसरा कलर लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है ना? ये किसकी बात मैं कर रहा हूं? कनकेव मिरर की। अगर मैं बात करूं प्लेन मिरर की तो मैंने ये बना दिया प्लेन मिरर। मुझे बताओ फोकस कहां है प्लेन मिरर का? अरे प्यारे बच्चों ये लाइन है, तो इसका कोई सेंटर ही नहीं है। अगर इसका कोई सेंटर नहीं है तो इसका कोई रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं है, इसका कोई फोकल लेंथ भी नहीं है। तो अगर इसका कोई फोकस नहीं है तो फोकल लेंथ भी नहीं है। तो फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर, इसको हम इमेजिन करते हैं इंफिनिटी। क्या बोलते? इन्फिनिटी। बस यही वो बात थी जिसके लिए मैंने आपको जगह छुड़वाई थी। क्योंकि मैं अगर आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर से पहले मैं बताने लगता ना फोकल लेंथ क्या होती है, तो अब बोलते मास्टर बावला हो गया का, ई का बोल रहा फोकल लेंथ, ई का बोल रहा इन्फिनिटी। तो प्यारे बच्चों आपको ये तभी पता चलेगा ना जब आपको कनकेव और कन्वेक्स मिरर के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल, पूरे क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो अब मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात पता चल गई है कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है, इन्फिनिटी। अगर समझ नहीं आई तो आप मुझे लाइव क्लास में पूछना, मैं बताऊंगा। मगर यहां पे इसका एक इतनी सी ब्रैकेट डाल दो ये, और इस ब्रैकेट में खाली जगह छोड़ना। जब मैं आपको लेंस पढ़ाऊंगा, लेंस के बाद एक पॉइंट, एक कंसेप्ट क्लियर करूंगा और वो कंसेप्ट यहां पे लिखना है आपको। ठीक है? आज के लिए इतना ही। लेक्चर हो गया है थोड़ा लंबा, 48 मिनट का। वेरी सॉरी, 8 मिनट ऊपर चले गए हैं। तो अगले एपिसोड पढ़ेंगे। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।